A very warm welcome to all to my channel. So let's get started. क्या आप जानते हैं कि किसी भी देश के डेवलपमेंट में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, एजुकेशन की, शिक्षा की। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना सौरभ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसमें जितने भी डिफरेंट कमीशंस एंड कमिटीज़ हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाएं और लाल बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो हमने बहुत सारी चीज़ें ड्रॉबैक के फॉर्म में हमें मिली। उसमें सबसे एक जो अहम चीज़ थी वो थी हमारी अशिक्षा। देश का शिक्षा स्तर बहुत कम था, बहुत गिरा हुआ था। इसीलिए डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने डिफरेंट टाइप के कमीशंस और कमिटीज़ टाइम टू टाइम लाए ताकि उच्च शिक्षा में सुधार हो, साथ ही साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आए। सबसे पहले हम आते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे पास जो एक कमीशन आई उसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ईयर सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद ये सबसे पहली कमीशन थी, ये 1948 में आया था। इसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, राधा कृष्णन आयोग। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के नाम पर इसका राधा कृष्णन आयोग नाम पड़ा। इस आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी की स्थापना की और माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के एकीकरण का उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का इंटीग्रेशन होना चाहिए, ये उन्होंने सुझाव दिया। ठीक है, इसके बाद अखिल भारतीय शिक्षा आयोग को स्थापित करने का भी उन्होंने सुझाव दिया। जो हमारा सेकंड है वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये कब आया था? 1952 में। पहला जो था हमारा वो आया था राधा कृष्णन आयोग 48। फिर कब आया? 4 साल के बाद 52 में ये आयोग आया, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता मुदालियर जी ने की थी, इसलिए इसे मुदालियर आयोग ने भी कहा जाता है। इसमें ये जो कमीशन था, माध्यमिक शिक्षा आयोग था, इसी में सर्वप्रथम 3 साल का माध्यमिक और 4 साल का उच्च शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्च शिक्षा क्या हुआ? 3 वर्षीय माध्यमिक में हमारा आता है 6, 7 और 8 और 4 वर्षीय उच्च शिक्षा प्रणाली में आ जाती है 9, 10, 11, 12। ये इस तरह की अनुशंसा सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग में की गई थी। इसके अलावा इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की भी सिफारिश की गई थी और कहा गया कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, अभी जो आप देखते हैं कि एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति अपनाई जाती है, ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की ही देन है। उन्होंने इसकी सलाह दी थी। उन्होंने एक बहुत अहम सलाह और दी थी कि जब रिजल्ट होते हैं तो उसमें बच्चों को एग्ज़ाम के बाद संख्यात्मक अंक नहीं दिए जाए बल्कि सांकेतिक अंक दिए जाए। मतलब नंबर्स में, परसेंटेज में उसको मार्क्स नहीं दिए जाए बल्कि उसके बदले उनको ग्रेड में मार्क्स दिए जाए, ABC कुछ भी संकेत करके उसको मार्क्स A+, A इस तरह से कुछ भी संकेत करके अंक दिए जाए तो इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तीसरा हमारा कमीशन है इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी। ये हमारी कमेटी आई थी, भावनात्मक एकता समिति। ये 1961 में आई थी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ, इसमें बहुत खुल के बातें नहीं आई, लेकिन इसमें भावना के ऊपर, भावनात्मक एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। तो संपूर्णानंद के साथ इमोशनल कई बार आ जाता है ऐसे एग्जाम में कि भावनात्मक एकता, भावनात्मक शिक्षा से संबंधित कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद, ये इसका आंसर होगा।
जो हमारा फोर्थ है नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग कमीशन इसी को माना जाता है, नेशनल एजुकेशन कमीशन, और इसको अभी तक हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसका एक जो फेमस नेम है वो है कोठारी कमीशन, क्योंकि दौलत राम कोठारी ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए इसका नाम कोठारी कमीशन पड़ा। ये कब, इसका टाइम टेन्योर क्या था? इसका था समय 1964 से 66 का ये समय, ये माना जाता है कोठारी कमीशन के लिए अहम है। इसमें कुछ बातों की अनुशंसा की गई, जैसे कि इन्होंने कहा कि एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी जो हमारा होता है, उसे कहा गया कि जितने भी भारतवर्ष के स्तर पर, भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा है, जो भी स्कूल एजुकेशन है, उसका पूरा का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका पूरा का पूरा भार किसको दिया जाएगा? एनसीईआरटी के ऊपर दिया जाएगा। उसी तरह CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को उन्होंने कहा कि और अधिक अधिकार दो, अगर उसके पास अधिकार होगा तो वो खुल के फैसले ले पाएंगे और इससे शिक्षा मजबूत होगी। इसमें कहा गया कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का माना जाए। जब तक देश में ये भावना नहीं आएगी कि शिक्षा एक राष्ट्रीय महत्व की थिंग है, तब तक उसे वो वैल्यू नहीं मिलेगी और लोग अवेयर नहीं हो पाएंगे। इसलिए शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का माना जाए, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? कोठारी कमीशन ने ये बात कही गई। और इसमें इन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स और 4 साल का ऑनर्स डिग्री कोर्स, उन्होंने कहा कि अगर डिग्री कोर्स, सिंपली डिग्री कोर्स करनी है तो 3 साल की कोर्स होगी, और अगर ऑनर्स कोर्स करनी है तो 4 साल की कोर्स की जाएगी। और इसमें कहा गया कि जो हमारे GDP होते हैं उसका टोटल कितना परसेंट होना चाहिए? 6% शिक्षा के ऊपर खर्च करना चाहिए। जो भी टोटल ग्रॉस डेवलपमेंट GDP, सकल, क्या कहते हैं इसे? ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, उसका कहा गया, GDP इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसका कहा गया कि 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और ये जो खर्च करेंगे, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ये दायित्व बनता है कि वो इस पे शिक्षा के ऊपर 6% खर्च करेंगे। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं उनको कहा गया कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज को शिक्षण ट्रेनिंग के लिए स्थापित करने का दायित्व दिया गया, कि जितने भी राज्य हैं उसमें कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज होंगे, वही शिक्षण ट्रेनिंग के लिए स्थापित होंगे। और एक और बहुत अहम चीज़ हमारे सामने आई थी कि ये तीन लेवल का था कि अगर कोई टीचर बनना है तो उसके लिए कितने साल की ट्रेनिंग और क्या एजुकेशनल मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं कि जैसे DLED होती है हमारी, तो उसमें ये कहा जाता है कि, या BT का कोर्स जो भी करते हैं उसमें कहा जाता है कि सेकेंडरी स्कूल का एग्ज़ाम होना चाहिए और 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड होनी चाहिए उनके लिए। वैसे ही अगर माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए तो वो ग्रेजुएशन उनके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसमें कहा गया कि शुरुआत में 1 साल का कोर्स होगा और बाद में जिसको बढ़ा करके 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स कर दिया जाएगा। और वहीं उच्च शिक्षा के लिए M.Ed कंपलसरी की गई। ये थी कि किस एजुकेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन की नीड होनी चाहिए। ये कमीशन बहुत ही अच्छी कमीशन इसलिए है कि इस कमीशन ने अध्यापक शिक्षक वर्ग के लिए भी कुछ सोचा। उन्होंने कहा कि अध्यापक के लिए अलग से न्यूनतम वेतन होना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि कहा कि अगर अध्यापक को वेतन समय पर और न्यूनतम जो उनके जरूरी खर्च के लायक है, अगर उतना नहीं मिलेगा तो वो देश का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। वो अध्यापक जो हमारे देश का निर्माण करते हैं, कर्णधार को शिक्षित करने का काम करते हैं, देश के कर्णधारों को, अगर उन्हें ही समय पर और सही वेतन नहीं दिया जाएगा तो फिर वो काम कैसे करेंगे। इसीलिए वो अपना बेस्ट दें, इसके लिए सबसे पहले उनके लिए वेतन की बात इन्होंने करी।
ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषीय सूत्र। त्रिभाषीय सूत्र जब भी बात आएगी तो कोठारी कमीशन का नाम आएगा ही आएगा। ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आंख मूंद कर इसे जब भी आए तो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला में हम किसका नाम डालेंगे? कोठारी कमीशन का नाम डालेंगे। ये कब आया था? 1968 में इसको लागू किया गया था। इसमें कहा हिंदी, इंग्लिश और एक कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को की पढ़ाई की बात की गई थी। लेकिन जो ये ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला आया, इसको तमिलनाडु सरकार ने नहीं अपनाया, उसको मानने से इनकार कर दिया। और ये क्वेश्चन देखिए कई बार आता है कि जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं 10+2+3 NEP 2020 के आने से पहले तक का यही है। अभी हमारे पास यही चल रहा है 10+2+3, हमारा एजुकेशन सिनेरियो यही है 10+2+3। तो ये किसकी देन है? कोठारी कमीशन की देन है, इसी की अनुशंसा की गई थी। लेकिन यदि क्वेश्चन में ऐसा आता है कि 10+2+3 तो आप डायरेक्ट कोठारी कमीशन के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसकी बात सबसे पहले सैडलर कमीशन में 1917 को की गई थी। कब की गई थी? 1917 को की गई थी। किसमें की गई थी? सैडलर कमीशन में। सैडलर कमीशन में कहा गया था, जिसको कि कलकत्ता आयोग भी कहा जाता है, उसमें कहा गया था कि 10+2+3 को अग्रगामी माना जाता है, मतलब सबसे पहले बात करने वाले वही थे 10+2+3। लेकिन अगर सैडलर कमीशन का आपके MCQ में ऑप्शन नहीं है तो निसंदेह वो कौन सा होगा? कमीशन, कोठारी कमीशन होगा। एक और थिंग है कि जो शिक्षा है उसे पहले राज्य के अधिकार में रखा गया था। वो हमारी शिक्षा जितनी भी थी वो किसके अधिकार क्षेत्र में थे? राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में थी। लेकिन बाद में कब? 1976 को शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में मतलब केंद्र और राज्य दोनों को इसका अधिकार मिल गया। तो ये डेट याद रखना है कि शिक्षा एक तो किस सूची में आती है, ये भी कई बार पूछा गया है, किस में आता है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। और दूसरा है कि ये कब हुआ? तो 1976 में हुआ। ये हमारे कुछ कमीशंस थे। अभी और कमीशंस हैं जिसे मैं लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। Thanks for watching #Achiever. Stay tuned for more informative and interesting videos. Till then, keep watching and keep practicing. Thank you.